नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपने सजेस्ट किया है, स्तन ग्रंथि के बारे में। स्तन ग्रंथि, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगी कि देयर आर वेरियस टाइप्स। कई सारे इसमें समस्या हो सकती है। फाइब्रोएडिनोमा है, ग्रंथि है, कोई लाइपोमा है, कोई सिस्ट है, कोई लंप है, मैस्टाइटिस है। कई सारे लक्षण स्तन विकार की अगर बात करेंगे तो इसमें कई सारे लक्षण हो सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक आह्वान भी करूंगी, और जो हमेशा मैं बताती हूँ कि हर स्त्री को आफ्टर द एज ऑफ 35 सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते आना चाहिए, और उसको वो करना चाहिए। एंड शी मस्ट सी फॉर एनी टाइप ऑफ अनयूजुअल थिंग, लाइक एनी टाइप ऑफ ग्रोथ, इन्फ्लामेशन, लम्प, वॉट जो भी है, वो खुद का खुद एग्जामिनेशन करते रहे हर 6 महीने के बाद, और एट अप टू द एज। बिकॉज आज जैसे देखा, ब्रेस्ट कैंसर हो या ब्रेस्ट डिसीजेस हो, उसमें कैंसर सबसे द मोस्ट कॉमन वन डिसीज अमंग द कैंसर अगर महिलाओं में ज्यादा हो रहा है तो वो ब्रेस्ट का कैंसर हो रहा है। बट ब्रेस्ट कैंसर के बारे में एक गुड न्यूज ये भी है, जैसे पहले पिछले 5 सालों के पहले कुछ ऐसा था कि ट्रीटमेंट को लेकर वगैरह, बट ऐसा आज नहीं। आज सक्सेस रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर आप प्रॉपर डायग्नोसिस और समय पर अगर आपको पता चलता है तो काफी सक्सेसफुल है। मतलब सक्सेस रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बस आपको प्रॉपर केयर, प्रॉपर ट्रीटमेंट और अर्ली स्टेज में ही उसका डायग्नोसिस करते आना चाहिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का हमारा जो विषय है स्तन ग्रंथि के बारे में। स्तन ग्रंथि की बात करेंगे तो स्तन ग्रंथि का जो हेतु है, सारा देखिए, कोई भी टाइप की ग्रंथि होती है, कोई भी अनयूजुअल मास है, तो मांस, मेद, रस, रक्त, इन सभी धातुओं की दृष्टि तो होगी। इसमें त्रिदोष भी इन्वॉल्व होते हैं। कफदोष खास करके कोई भी टाइप की ग्रंथि होती है तो उसमें कफदोष का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा रहता है बाकी दोषों की तुलना में। तो इसीलिए कफज टाइप के इस व्याधि में ग्रंथि, यानी मुझे लगता है कफज टाइप का ही होता है। बट हाँ, लक्षण के रूप में तो पित्तज, वातज सारे ऐसे लक्षण आपको मिल जाते हैं। तो इस टाइप का अगर अभी ये जो बात है, जैसे अभी मैडम ने सजेस्ट किया था, तो लैक्टेटिंग अगर कोई गैलेक्टोसिल है, लैक्टेटिंग गैलेक्टोसिल यानी मदर लैक्टेटिंग है और वहां पे दूध की गांठ बन गई है, तो इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। बट अगर महिला है जो 40-45 साल की, 45 की महिला है, उसमें अगर ये ब्रेस्ट मिल्क आता है तो वहां पे हमारा नजरिया बदल जाएगा। सिक्रेशन का पैटर्न क्या है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए मैमोग्राफी, मैमोसोनोग्राफी, सेल्फ एग्जामिनेशन, FNAC, वॉटेवर जो भी सारे डायग्नोसिस है उसका हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो जैसे लैक्टेटिंग मदर में अगर दूध की गांठ बनती है तो क्या लक्षण मिलेंगे। यहाँ पर क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं कुछ कारणों से जो मिल्क डक्ट है वो ब्लॉक हो जाती है, और वो ब्लॉक होकर वहां पे एक्चुअली ये ब्लॉकेज जो है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ही होता है। और एक ये ब्लॉक्ड डक्ट जो होती है, ये जाकर कई बार कुछ इस प्रकार का एक इन्फ्लामेशन, सूजन या लंप बना देती है, जिसके कारण कई सारे लक्षण मेन करके, जिसमें हम लोग एंगोजमेंट बोल सकते हैं ना, इस टाइप का ये हो जाता है, जहां पर आपको थोड़ा सा फुलनेस लगता है, ब्रेस्ट फुल ऑफ। और ब्रेस्ट फुल ऑफ होने के कारण एक प्रकार का पेन रहता है, टाइटनिंग लगता है, कई बार हार्डनेस लगती है, और लाइक एक पेशेंट को कभी कभार बुखार भी आ जाता है, और आपका निपल भी फ्लैट और लाइक थोड़ा सा टॉट टाइप का होता है। फिर बच्चे को पिलाने में भी तकलीफ होती है। कई बार माइल्ड फीवर रहता है, फीवर बहुत ज्यादा हाई ग्रेड नहीं रहता है, बट पेनफुलनेस, टाइटनेस, हार्ड लम्प और हार्ड ब्रेस्ट, ये खास करके इस टाइप के जो इन्फेक्शन है, इंगॉर्मेंट है, इसका ये लक्षण मिलता है। इसमें जैसे मैंने अभी बताया, देखिए इसमें तो कारण ये है कि कई बार लाइक प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग ना करना। कई महिलाएं जो होती है एक ही ब्रेस्ट से दूध पिलाती है। कई बार ऐसा होता है कि ओवरफ्लो ऑफ मिल्क है, बच्चे को मतलब दूध पूर रहा है और माँ को बहुत ज्यादा दूध आ रहा है, तो वो दूध जो बचता है, बहुत ज्यादा जो दूध है उसको निकाल देना चाहिए समय समय पर। अगर उसको निकालते नहीं है या कहीं से भी अवरोध जन्य कोई भी प्रकोपक हेतु या आहार विहार का सेवन हो जाता है, तो जो मिल्क डक्ट है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है, और ये ब्लॉक होकर वहां पर दूध की गांठ बनती है। सभी महिलाएं पूछती कि ये दूध की गांठ या इस प्रकार का कोई सिचुएशन हो जाए तो वहां पर बच्चे को दूध पिलाना चाहिए नहीं चाहिए। मेरे विचार से इस अवस्था में बच्चे को दूध पिलाने में कोई समस्या नहीं है, अगर ये इन्वॉल्वमेंट अपसेस या कुछ मतलब एक्सट्रीम मैस्टाइटिस टाइप में या
अलग कुछ लक्षण लेकर अगर आता नहीं है तो आपको यहाँ पर बच्चे को दूध पिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैक्टेटिंग मदर में मेरे विचार से ब्रेस्ट कैंसर का जो एक एवरेज रेशो है वो काफी कम है। हाँ, जैसे मैंने बताया, अगर लैक्टेटिंग नहीं है महिला और मतलब लैक्टेशन के बिना ही उसके ब्रेस्ट से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, और ये डिस्चार्ज किस टाइप का है, वेदर इट इज मिल्क है या जस्ट वाटरी डिस्चार्ज है, कई बार ब्लड आता है, कई बार प्यूरुलेंट होता है, पस भी हो सकता है, ये सारा इरिटेशन है क्या साथ में, ये सारा तो थोड़ी अलग बात होती है। तो इस प्रकार से आपको विचार करना पड़ेगा। अभी हम लोग इसके ट्रीटमेंट कैसे प्लान करेंगे अगर लैक्टेटिंग मदर है और उसमें इस प्रकार की कोई गांठ बन गई है। सबसे पहले तो आई थिंक कि आपको इसमें मतलब वैसे एलोपैथिक में इसको हम लोग फाइब्रोएडिनोमा भी कह सकते हैं, कई बार स्तन ग्रंथि या फाइब्रोएडिनोमा की जैसे ही इसको लिया जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट प्लान कैसे करेंगे, मेरे विचार से इसमें सबसे पहले तो अ, थोड़ा रक्त पाचक और मांस पाचक भी देना जरूरी है, बिकॉज ये यहाँ पे कफदोष इन्वॉल्वमेंट है, मांस भी है, कुछ ना कुछ मांस धातु की इन्वॉल्वमेंट है, मेद की भी है, तो रक्त के साथ साथ लाइक रस का उपधातु होने के कारण फिर मांस का पाचन करने वाले द्रव्यों का विचार हम लोगों को करना चाहिए। ओवरऑल इसमें आप स्तन्य शोधन द्रव्य या ऐसे द्रव्यों का भी ये कर सकते हैं, या रक्त की दुष्टि कम करने वाले जैसे सारिवा है, मंजिष्ठा है, चंदन है, ऐसे द्रव्यों का विचार कर सकते हैं। तो इन सभी के साथ दीपन पाचन आपने स्टार्ट कर दिया। फिर जैसे मैंने कुछ केसेस इसमें देखे खास करके फाइब्रोएडिनोमा के और इस टाइप के, उसमें मैंने गुरुची टैबलेट का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। एक खास बात और है, इस महिलाओं में कहीं ना कहीं भले ही ये कफज रोग होगा, बट वात और पित्त का प्रकोप ये भी इसके हेतु बन जाते हैं, यानी अधिक बोलना हो गया या अवरोध हो गया या जागरण हो गया, चिंता हो गया, ऐसे भी कुछ लक्षण मिल जाते, तो वात का प्रकोप होना ही है, होता ही है। इसीलिए हल्का सा आपको मसाज करवाना है। आप तिल तेल से लेकर कोई भी जो तेल है, विषगर्भ तेल है, तिल तेल है, नारायण तेल है, इन सभी तेलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्का मसाज करने का उद्देश्य ये होगा कि जो भी यहाँ पे एंगोजमेंट है वो थोड़ी हल्की हो जाए, इन्फ्लामेशन सूजन रिड्यूस हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, और जो भी गांठ बनी है दूध की वो हल्के हल्के धीरे धीरे आपको वहां पर मसाज करके उसको ये करना है। आप इसमें लेप भी लगा सकते हैं, कुछ लेप भी बहुत अच्छे काम करते हैं, उस लेपों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें इंटरनल मेडिसिन जैसे रस रक्त पाचक हो गया, इसमें एक और बहुत अच्छा काम करने वाला जो है वो है, हम लोग अर्बुद के लिए, ग्रंथि के लिए इसका यूज करते ही है, वरुणादि कषाय काम करेगा इसमें। हरिद्रा खंड, हरिद्रा एक एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करेगी। यहाँ पे आप पेशेंट को सिंपल त्रिफला चूर्ण भी दे सकते हैं, यानी लाइक वंस अ डे या नाइट में आप हल्का सा अनुलोमन कराने के लिए। और जैसे मैंने बताया आपको अनुलोमन त्रिफला चूर्ण से या विपत्तिकर चूर्ण से इसमें करवाना होगा, काफी इसके साथ आपको राहत मिल जाती है। इन्वेस्टिगेशन में मैमोग्राफी, मैमोसोनोग्राफी जरूरत पड़े तो लाइक एफएनएसी भी, बट इस अवस्था में लाइक लैक्टेशन में तो नहीं है, बट बाकी इसमें होगा, मतलब विदाउट ब्रेस्ट मिल्क अगर ब्रेस्ट फीडिंग या लाइक लैक्टेशन अगर हो सकता है, होता है, तो वहां पे हम लोगों को ये विचार करना जरूरी बन जाता है। इस प्रकार से इसमें कांचना गुड़ भी अच्छा काम करता है। फिर हम लोग इसके लिए मैंने कुछ इसमें ये भी यूज करवाया था, काफी अच्छा उसका मुझे रिजल्ट मिला था। उदुम्बर का जो लेप आता है, उसका उदुम्बर का लेप हम लोग लगवा सकते हैं। फिर पंचवल्कल का पेस्ट या पंचवल्कल की क्रीम मिल जाती है, इस क्रीम को भी आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। आप हल्का सा मसाज करना, फिर हल्का विरेचन देना, बच्चे को दूध पिलाते रहना, और बहुत ही ज्यादा अगर एंगोजमेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वहां पे सूक्ष्म त्रिफला है, त्रिभुवन कीर्ति है, आप उसका प्रयोग, देवदारवादी कषाय है, उसका प्रयोग वहां पे कर सकते हैं जो माइल्ड फीवर वगैरह के लिए। तो फीवर कम करना, सूजन कम करना, जो वहां पे एथर्न है, जो एक प्रकार का टेंडरनेस है, इस टेंडरनेस के लिए ये सारे द्रव्य काम करेंगे। हल्का सा अभ्यंग टाइप मसाज है, कुछ त्रिफला चूर्ण का आप लेप भी लगवा सकते हैं, इंटरनल मेडिसिन भी दे सकते हैं, लेप भी लगवा सकते हैं। हरिद्रा का, केवल हरिद्रा का गर्म पानी में मिलाकर उसका भी लेप लगा दीजिएगा, सूजन भी कम हो जाएगी। और हरिद्रा जैसे आप सभी जानते हैं कि ये एक प्रकार से ये भी है एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करता है, तो ये सारा ये भी मसाज टाइप का या लेप टाइप का जो है वो भी वहां पे अच्छा सा काम करेगा। इसमें और शोथर कुछ जो लेप बताए गए हैं ग्रंथों में अलग अलग टाइप के, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। शोथर लेप में कुछ एष्टि मधु है, मंजिष्ठा है, इसका उपयोग करिएगा। दशमूल का भी आप प्रयोग कर सकती है, जो वेदना का शमन कर देगा, उसका आप प्रयोग कर सकती है। फिर इसमें लेप लगाने के लिए पंचवल्गा का यूज कर सकती है।
और लोध्र है, लोध्र भी कषाय रस के कारण थोड़ा वहां पे जो एक प्रकार का मांस वृद्धि हुई ना, उसको ये कराने के लिए भी ये काम करेगा, वो भी आप यूज कर सकती है। फिर कुछ गोक्षूर पुनर्नवा और इसका काढ़ा बना दे सकते हैं हम लोग। गोक्षूर पुनर्नवा का काढ़ा अच्छा काम करेगा, कांचना गुगुल करेगा, त्रिफला गुगुल भी दे सकते हैं। और बाकी पथ्यापथ्य में रस धातु के विकृति के लिए जो रस का शोधन करने वाले जो द्रव्य है, वो द्रव्य यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा शेयर करके बताती हूँ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में, एक प्रकार से ये अवेयरनेस भी हो जाएगा। सो इट विल बी बेटर फॉर यू। बट अभी जैसे लंप यानी क्या है? लंप यानी एक प्रकार का थिकन एरिया है जो आपको अलग अलग ब्रेस्ट के रीजन में मिल सकता है। lump is that which stuck to the skin of chest wall, lump that does not go away। लंप स्वेलिंग अलग अलग थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको डेली ऑब्जर्व करना। नहाते समय आप सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हो, या कुछ डिस्चार्ज है तो आप वहां पे प्रेस करके भी देख सकते हो। उसके साथ भी आपको समझेगा कि सच में उसमें क्या है, कुछ टाइप का डिस्चार्ज है क्या। फिर हम लोग उसको ब्रेस्ट को थिकन है क्या, रेड है क्या, टाइटनिंग कितनी है, डिपलिंग है क्या, उसको स्क्रीज करके डिस्चार्ज को भी चेक कर सकते हैं। फिर लाइंग डाउन पोजीशन में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाना होगा। जहां पर जरूरत है वहां पे आप कर सकती है। कुछ ऐसा होता है ना, हम लोग ये करते हैं बट प्रॉपर तरीका भी होना चाहिए, और शेप में साइज में भी कुछ फर्क है क्या, वो भी देखते रहना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करते रहिएगा। इसके साथ कुछ फाइब्रोएडिनोमास में पिट्यूटरी ग्लैंड की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। फाइब्रोएडिनोमास के लिए जैसे मैंने बताया गुरुची है, अभिपत्ति का चूर्ण डेली प्रयोग करिएगा। आरोग्यवर्धिनी अच्छी काम करती है, बहुत सुंदर रिजल्ट आरोग्यवर्धिनी के मिलते हैं। उसका बीच महीने में 5 दिन आरोग्यवर्धिनी चलाते रहिएगा, जो रसवस्त्र स्रोत उसकी शुद्धि कर। इस टाइप में भी आप करें, जहां पे इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत लगे वहां पे इन्वेस्टिगेशंस करें। ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको मैं शेयर कर दूंगी, इसका पीडीएफ ये पूरा, कि किस प्रकार से आपको ये एग्जामिनेशन करवानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पर भी आपको ब्रेस्ट कंडीशन हो वहां पर एनी लम्प और पफिनेस वहां पे होगा, आपके निपल पुल हो जाता है, डिपलिंग होगा, ड्रिपलिंग होता है, रेडिशनेस है, स्कार है, कोई रैश डेवलप हो जाती है, निपल का एरिया की स्किन चेंज हो जाती है, देन यू मस्ट गो विथ डॉक्टर या कंसल्टेंट के साथ आपको जाना पड़ेगा। ब्रेस्ट कैंसर इज डिफरेंट, टोटल डिफरेंट कंडीशन होता है इसमें, इसके ऊपर हम लोग अलग से बात करेंगे। बस आज के लिए जैसे फाइब्रोएडिनोमा या एनी टाइप ऑफ सिस्ट होती है तो इसको हम लोग कैसे देखें, इसका कैसे विचार किया जाए, इसको लेकर ही हम लोगों को चर्चा करनी थी। अभी जैसे मैंने बताया, मैंने फाइब्रोएडिनोमाज में गुड़ुची का अभिपत्र चूर्ण का डेली विरेचन के रूप में और महीने में एक बार 5 दिन का आरोग्यवर्धिनी दिया था। बहुत रिलीफ मिला पेशेंट को, काफी अच्छा रिलीफ मिला। इसमें मुझे खास करके रस विकृति मिली थी पेशेंट को, अलग अलग टाइप का ये था, लाइक उसने थोड़ा डाइटिंग भी किया था, लंघन किया था, और शीत रुक्ष द्रव्यों का सेवन जो महिला वो ज्यादा करती थी, कुछ हिस्ट्री में मुझे मिला था। 45 उम्र की महिला थी, ब्रेस्ट पेन, हल्का पेन था, बहुत हल्का पेन था, और सिक्रेशन को लेकर आई थी। तो यूएसजी में तो बस थोड़ा सा एडिनोमेटिक ये था, और फिर हमने ये भी करवाया था, साइटोलॉजिकल भी करवाया था, उस निपल को बस स्लाइड पर लेकर उसका ये कराते हैं, स्टेन कराते हैं, और उसके साथ इन्वेस्टिगेशन किया था। देर आर वहां पे कोई एबनॉर्मल सेल ग्रोथ वगैरह नहीं थी। तो पेशेंट को गुरुची, अभिपतिकर चूर्ण, रसपाचक, आरोग्यवर्धिनी, इसमें एक 7 दिन में तो मतलब पेन काफी कम हो गया था। बट जैसे उसको सजेस्ट किया है कि वो बीच बीच में आरोग्यवर्धिनी और इसका कोर्स लेते रहे। गूगल के लेकर हम लोग गूगल का बहुत प्रयोग करते हैं, वो अच्छा भी होता है। बट जैसे मैं बताती हूँ कि थोड़ा सा
अवस्था को देखकर या दोषों की इन्वॉल्वमेंट को देखकर हम लोगों को हरिद्राखंड और गुरुची जैसे द्रव्यों का भी प्रयोग बहुत अच्छा काम करता है। और ये मतलब कैंसर अगर होता है, ब्रेस्ट कैंसर, तो टोटली ट्रीटमेंट प्लान हमारा बदल जाएगा। हम लोग वहाँ पे भस्मों का प्रयोग करेंगे, कुछ अलग से गुगुल कल्पों का प्रयोग कर सकते हैं। त्रयोदशांग गुगुल जैसे गुगुल है वो काफी वहाँ पे काम करेंगे। त्रिफला गुगुल भी अच्छा काम करने वाला होता है। वहाँ पे भी मेदो, मांस पाचक, रस रक्त पाचक, इन सभी का प्रयोग करवाना होगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है ये सारा हम लोग करवाते हैं। तो स्तन ग्रंथि में या जो भी सूजन की जैसी स्थिति होती है, एक और सलाह दूंगी मैं कि उसमें आप ये भी करवा दीजिएगा, एक बार एंडोक्राइन भी चेक करवा दीजिएगा। एंडोक्राइनल कोई ये है क्या, एमआरआई भी करवा सकते हैं। कई बार पिट्यूटरी जो ट्यूमर्स होते हैं इसके कारण भी अनयूजुअल सा सिक्रेशन हो जाता है, तो उसका भी हमें विचार करना चाहिए। वो भी आप जरा सोचिएगा, उसका भी विचार हम लोग कर सकते हैं। बाकी आपको एब्सेस वगैरह की तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर ब्रेस्ट एब्सेस होता है तो वहां पे भी लोकल एप्लीकेशन ऑफ लेपा, फिर धावन करवाना, फिर कुछ त्रिफला गुगुल जैसे द्रव्यों का प्रयोग करना, ये भी वहां पर हम लोग कर सकते हैं, है ना, जहाँ पे आपको इस टाइप की ये चिकित्सा करनी पड़ेगी वहां पर। यस मैम, नमस्ते सभी को। बोलिए मैम, आपका क्या विचार है? आप क्या ये यहाँ पे क्या आप विचार करती है? विनीता जी, नीलम जी, माधुरी। मैम एक क्वेश्चन था कि फाइब्रो एडिनोमा मेनोपॉज के समय बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या हमें कोई ट्रीटमेंट देना चाहिए या मेनोपॉज होने का वेट करना चाहिए उसके बाद? मैम क्या होता है ना, फाइब्रो एडिनोमास के बारे में एक ये है कि बहुत रेयरली दे टर्न इनटू द कैंसर, और कुछ मैलिग्नेंसी तो नहीं होती है उसमें फाइब्रो एडिनोमास में। तो वी मस्ट, बट मुझे लगता है ना हम लोगों को रक्त पाचक और बीच बीच में हल्का विरेचन देते रहना चाहिए। और आप ग्रोथ और सूजन के ऊपर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करिएगा, क्योंकि बहुत स्लो इसकी ये ग्रोथ होती है। वहां पे आपको कोई पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है तो इट कैन बी निग्लेक्टेड। मतलब मेरा अनुभव है कि मैंने कुछ गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी भेजा था, फाइब्रो एडिनोमास के कुछ केसेस थे, तो एक डाउट क्लियर कराने के लिए, तो उनका भी यही था ओपिनियन कि आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। मतलब ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते वो लोग भी, और हम लोग बीच बीच में विरेचन और रसवस्तोतस की चिकित्सा करते रहेंगे तो कि मुझे लगता है बेटर रहेगा। ओके मैम, तो जैसे क्योंकि कोई नोन में ही है और उनका मेनोपॉज अब हुए हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, तो उससे पहले तो हम पूरा अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट एंड मैमोग्राफी वगैरह सब कराई थी, तो मल्टीपल फाइब्रो एडिनोमास थे। तो मुझे लगता है कि हमें मतलब उस समय उन्होंने काशनार गुगुल, आरोग्यवर्धनी वगैरह ये सब ली थी, विटामिन ई भी लिया था और प्राइमोसा वगैरह भी मैंने दिया था। बट पेशेंट भी थोड़ा सा रिलैक्टेंट हो जाता है 2-3 महीने लेने के बाद ना। तो फिर मैं अब प्लान यही कर रही हूँ कि दोबारा से एक बार हम रीटेस्ट करा लें, क्योंकि 1 साल हो गया मेनोपॉज हुए। हाँ, तो फिर यदि मान लो सब कुछ ठीक है तो फिर हाँ, आपने जैसे सजेस्ट कर रही हैं आरोग्यवर्धनी है और मेरा पाचक है, रक्त पाचक है, ये दे दें और कुछ कुछ समय बाद विरेचन भी दे दें, क्योंकि पेशेंट जो है वो बात पित्त प्रकृति की है, बात ज्यादा मिल जाता है डोमिनेंस ये हेतु ना। मैंने कई सारे केसेस में ये वात पित्त के ही ये हाँ, देखे हेतु और देखे। पेशेंट वैसे डाइट वाइट बहुत है, ठीक है, और पतली, ऐसा नहीं है बीएमआई बहुत ज्यादा है, है, और बड़ी मतलब हेल्दी है, योगा वगैरह रेगुलर करते हैं, तो मेंटली भी रिलैक्स है। तो बट मतलब ये मुझे इसके मतलब मुझे दोबारा से एक अल्ट्रासाउंड ही करा लेना चाहिए ब्रेस्ट का ना? यस मैम, बट अल्ट्रासाउंड का भी मैं थोड़ा बता दूं कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा मत रखिएगा। मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना है कि कई बार ऐसे होता है ना कि ज्यादा यूज रेडियोलॉजी का करते हैं तो वो भी कई बार दिक्कत होता है। नहीं मैम, ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज्यादा हो गया, तो मुझे याद आ रहा है हाँ, कि 1.5 लॉकडाउन में हमने का कराया। ठीक रहेगा, 1.5 का ठीक रहेगा। हाँ, लॉकडाउन में ही, मेरे लॉकडाउन में ऑलमोस्ट कराया था, अच्छा। तो अब तो 1 ईयर से ज्यादा ही हो गया। तो मुझे लग रहा है एक बार रिपीट करा लेना चाहिए, ताकि मतलब कोई चीज, क्योंकि मैम बेसिकली क्या होता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस ये होता है कि कैंसर में टर्न ना हो जाए, बट हाँ, ये वही वेरी स्ट्रेस होता रेयर है, वही स्ट्रेस है होता ना। है ना एक्चुअली में। हाँ, क्योंकि तो कर मेरे अभी, लीजिएगा एक हाँ 1.5 मैम, एक साल। पेशेंट, सॉरी, हाँ आप क्या हाँ, कह रहे हैं मैम? 1-1.5 साल हो गया होगा तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो 1-1.5 साल बाद, हाँ ऑलमोस्ट मैं
देखती हूँ उनके पेपर्स कि कितना समय हो गया, क्योंकि ठीक है। मुझे ऐसा लगता है उसके में मैम क्या रीजन बने होंगे कि पेशेंट बड़ा पर्टिकुलर है, डाइट वाइट भी अपने सही मेंटेन रखता है, बीएमआई अच्छी है, सही है अपना, तो मुझे लगता है बात वहां से गड़बड़ हुआ, क्या हुआ जो वात प्रकोप है मैम, वात प्रकोप ही मतलब मुख्य कारण होता है। मतलब मेरा एक क्लोज केस था, तो उसको मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया, तो उनका भी मानना था कुछ, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी मैंने डिस्कस वगैरह किया था, वो तो वही बात थी कि बहुत ओवर एक्सर्शन और यही सारा, अधिक बोलना, अधिक जागरण करना, चिंता करना, यही सारे हेतु में उन्होंने मुझे मतलब एक खास करके बताया था कि ऐसे आप ऑब्जर्व करिएगा, आपको भी यही मिलेगा। और मुझे भी सच में वो एक मिला। आप और फिर जो रूटीन ब्रेस्ट केयर होती है ना, वो भी मेंटेन करवाइएगा प्रॉपर, लाइक क्लॉथिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और सपोर्टिव, और एक टाइप से थोड़ा वो भी थोड़ा जरूरी बन जाता है कि प्रॉपर क्लॉथिंग वो पहने। ओके मैम। स्ट्रेस भी होता है मैम, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल बहुत कंसर्न करते हैं, थोड़ा कॉस्मेटिक का यूज भी कम करवा दीजिएगा पेशेंट्स में ना। ऐसे एक ऑब्जर्वेशन ये भी है, खास करके जो मॉडर्न लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अपनाते हैं, उनमें थोड़ी समस्या ज्यादा दिखने को मिलती है। हाँ नहीं मैम, अभी स्ट्रेस की वजह मेरे बहुत नोन में है, उनको शी इज ओनली 36, हाँ, एंड बच्चे, हम्म छोटा बच्चा मैम उनका हम्म आई थिंक 6 इयर्स का है, 6, हाँ, 6-7 इयर्स का है, हम्म और शी इज ब्रेस्ट में एक लंप आया, और कुछ दिनों तो डॉक्टर ने बोला कि गायनी को उन्होंने किसी को कंसल्ट किया होगा, एंड शी शेयर दैट कि हम्म कुछ नहीं है, हम्म सिंपल लंप है, उन्होंने कुछ मेडिसिन दे दी, और हम्म उसके बाद अगेन 2-3 महीने बाद फिर उसको हल्का सा पेन और बड़ा लगा लंप, तो इमीडिएटली मैमोग्राफी कराई, और मैम वो हम्म। 3rd लेवल कैंसर में थी, शी वॉज मैम, बाप रे। इतना मुझे मतलब आश्चर्य हुआ कि इतनी जल्दी, एंड वट उसका लाइफ स्टाइल, शी इज वर्किंग एंड काफी हैक्टिक है, और देर लेट नाइट सोना, 12:30, मैं देखती हूँ मोस्टली ऑनलाइन जब उनको सुबह हम्म। व्हाट्सएप वगैरह पे ना हाँ दिखता हाँ है कि हाँ हाँ कितने बजे बंदा सोया है, हाँ। और ये बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं कि इतनी जल्दी ब्रेस्ट, अब वो 8 मंथ से वो पूरे ट्रीटमेंट में गई, लंप निकाला, कीमो हुई, फिर रेडियो हुई, फिर उनका वो भी निकाल दिया, ओवरी भी। मैम वो तो है, क्या हो रहा है ना, जैसे ना बहुत थोड़ा सा ना, मतलब फीमेल्स को लेकर ना कैंसर का उल्टा मैं जैसे देख रही हूँ ना, फीमेल्स का कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कई बार अभी हम लोग बोल तो देते लाइफस्टाइल ये है, बट कई बार कुछ पता भी नहीं चलता कि कुछ कॉजेज भी रूल आउट नहीं होते, खास करके कैंसर को लेकर। ये मैंने देखा है कि बहुत हेल्दी वाले भी कैंसर के शिकार हो जाते हैं। मे भी ना, देखिए कैंसर के बारे में एक ही मुझे सभी लोग बताते कि मतलब सेल्यूलर जो एक एबनॉर्मलिटीज है, उसको हम लोग कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। दे आर लाइक कि अनयूजुअली हो ही जाता है अपने शरीर के इसमें जो भी बदलाव आते हैं, सेल का जो होता है ना, ग्रोथ, माइटोसिस वगैरह अनयूजुअल सा, तो वो एक उसके ऊपर कोई किसी का कंट्रोल नहीं, इडियोपैथिक ही हो जाता है वो, मतलब अननोन टाइप ऑफ रीजन है उसके। मैम तो क्या करना चाहिए ऐसा कि मतलब इतना प्रिवलेंस हो गया है कैंसर, प्रिविलेंस बहुत है है ना, मैम सर। और मैंने इसमें ना मानसिक भी ऑर्गेनिक, मानसिक और मानसिक आहार, बहुत ऑर्गेनिक। क्रोध, हाँ, चिंता, हम लोग को लगता है सब नॉर्मल है, कुछ हेतु नहीं, पर ये है अंदर कुछ ना कुछ रहता है, नहीं किसी मैम, के बदल आई एग्री ग्रज, रस रिवेंज विकृति का लेने का। कारण है ना ये सारे, रसवस प्रोतस के दृष्टि के हेतु है ना ये मैम, सारे। स्ट्रेस तो, चिंता नाम चरती और चिंता ऐसा नाम। नहीं कि मैं बोलती हमें पर है ना, वो कभी कितने सालों से हमने कुछ कुछ कितने सारे कैरी करते हैं ना बैगेज, जो कभी कभी लेट गो करने की भी आदत नहीं रहती किसी किसी को, किसका नहीं, मतलब बोलते हैं ना पास्ट भी रिलीव करेंगे जो पेन्स है बहुत, छोड़ दे, माफ करे, कुछ चीजें नहीं छोड़ते बहुत जन, तो फिर वो भी हम्म। ये रहता है मैम, इसका भी या आई एग्री मैम, ग्रजेस कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती हैं, आप कुछ कह नहीं पाते, एंड शी इज इंट्रोवर्ट पर्सन बेसिकली, हम्म। मैंने जो उसको ऑब्जर्व किया है इतने सालों से, शी इज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, तो वो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को हम लोग दबा देते हैं, सप्रेस कर लेते हैं ना, तो मैम ये बात तो सही है, और कहीं ना कहीं हमने लाइफ को जैसे कहना चाहिए वो बना लिया मैम टास्क एक और है ना मैम, सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन। और हार्मोन ना मतलब इतने बदलते रहते, तो हम लोग उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते। लाइक खास करके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे तो वो बहुत अलग से बदल जाते हैं, बहुत अलग से। उनको कैसे पता नहीं, मतलब छोटी छोटी बातों का भी, अभी बच्चियों का भी देखिए ना,
उनके अंदर भी कितना सारा हार्मोनल बदलाव आता रहता है। पहले के जमाने में इतना नहीं होता है था, बट अभी आजकल तो बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ गई हार्मोनल इसकी। मैम उसका तो रीजन ये भी है, हमने ना लाइफ को मतलब लाइफ को जी नहीं रहे, हम लोग ने टास्क बना लिया है कि बस ये करना है, ये करना है, या ये करना है, इतना डेफिनेटली। मैम अचीव, मुझे मतलब ये कोई पूछना ड्रॉ था, लाइन नहीं है मैम। मुझे ये पूछना था, जैसे ये जो चीज जो मैम ने बताया है अभी, माधुरी मैम ने, अविनीता मैम बता रही है, मुझे ये पूछना था क्या कोरिलेशन इस चीज में है कि अब जो वुमेन जो है वो ज्यादातर वर्किंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो उन्हें हाँ बिल्कुल, इतना ये भी केयर एक करने का कारण। टाइम या ध्यान रखने का टाइम नहीं है, दोनों बैलेंस नहीं हो पा रहा है। क्या ये आपने ज्यादा केसेस देखा है, ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि आपको कि हाँ हार्मोन्स इतने? लगता है बराबर, क्योंकि हर एक को सर लगता है हाई क्लास सोसाइटी में ज्यादा है ब्रेस्ट लंप और नहीं हाई क्लास नहीं फाइब्रोइडोमास। मतलब नहीं मैम, क्या है सोचते कि हमें सुपर वुमन बनना है, और वो मिथ है ना, हम है नहीं है, हम लोग, हमको मानना चाहिए हम सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ कुछ चीजें छोड़नी पड़ती, नहीं हो रहा है तो एक्सेप्ट बट करो, नहीं हो रहा बट ना मैम, वही तो गांव के लोगों में नहीं है ज्यादा फाइब्रोइडोमा के पेशेंट। गांव है में ऐसे। नहीं होगा ना मैम, गांव में नहीं, नहीं है आपने मेरा देखा? मेरा ऑब्जर्वेशन तो वर्किंग वुमन में ज्यादा है। वाकई में ज्यादा है, ओके ओके। तो स्ट्रेस कहीं कहीं ना की प्रॉब्लम तो ऐसी होगी कुछ ना कुछ, जैसे है आप बता रहे हैं कि स्ट्रेस है, और उसमें कुछ ना कुछ उनकी वो जो उम्मीद होगी, जब इतना वर्क कर रहे हैं तो फिर डिसअपॉइंटमेंट भी हो रहे होंगे इस तरह से। और वो चीज शेयर हर कोई कर नहीं सकता, क्योंकि सबको अगर आप बिल्कुल आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो अगर रोएंगे धोएंगे तो फिर सेटिस्फेक्शन आप लेवल नहीं कर सर सकते। हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सर वो पार्ट ऑफ लाइफ का हो गया है, स्ट्रेस आपका ना जैसे एक अभिन्न अंग बना लिया हमने, और उसके साथ हम जी रहे हैं। बट कहीं ना आप देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इतना इफेक्टेड होती है बहुत ज्यादा, कि बहुत ज्यादा। आप जैसे ट्रैवलिंग करते हैं तो गर्ल्स में मेंसेस पहले हो जाता है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। और इवन हमने देखा, ये चीज ऑब्जर्व करी, मैरिज हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस है और कुछ है, तो पहले गर्ल्स जो है ना प्री मेंसेस हो जाता था। तो ये इसके मतलब ये है कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड इज वेरी ससेप्टेबल टूवर्ड्स द एनवायरमेंटल एंड ये सारे चेंजेस के लिए। बट वी आर नॉट थिंकिंग इन दैट वे ना, हम लोग तो अडॉप्टेड अपने आप को इस नए लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं ना। हम लोग ईयर्स से ग्रोन अप हुए हैं फिर दैट रिलैक्स लाइफ और एक दिनचर्या हमारी जो आयुर्वेद में प्रॉपर लिखी है, वो नहीं हो और पा हम रही है लोगों ना, ने उस चीज आयुर्वेदिक को, वाली दिनचर्या नहीं हो पा रही है आप लोग यस सर, वो की। हम नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। और हम लोग ना हर चीज को पूरा करना चाहते हैं, हम एक्सीलेंट हर एरिया में बनना चाहते हाँ, हैं। तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी कहीं ना अब वो कहीं। कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही है आज हमारी हेल्थ पे, और वो वही हर सबसे चीज में बड़ा नंबर कारण वन है। होना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि सब यस। कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो अच्छा, हर कोई यही चाह रहा है कि हम नंबर वन हो जाए, तो उसमें प्रॉब्लम थोड़ी तो आ नहीं सर, जाएगी। वो वही कहीं ना कहीं वही हमारी उसमें हेल्थ में हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं हमें ये पेशेंट्स को भी और ये एक फेज है सर, डेफिनेटली सब लोग वापस आएंगे। देखिए जैसे अब लोग वापस आ रहे हैं ना ऑर्गेनिक पे अगेन, यस है ना, यस, अरे बिल्कुल। घी मैम पे ये आ रहे हैं। टीनेज गर्ल्स में भी आपने देखा है क्या, ऐसा ज्यादा हो रहा है क्या? टीनेज गर्ल्स है 16 इयर्स, 17 इयर्स, 18 इयर्स, इस है तरह की सर सर, गर्ल्स ओवरऑल फ्रीक्वेंसी टीनेज तो में ज्यादा ही है। पीसीओडी इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। ज्यादा हो? ओके। हाँ, पीसीओडी इज वेरी कॉमन इशू आ रहा है टीनेज में। वो वहाँ पे भी एंजाइटी स्ट्रेस है, या लीन पेशेंट है या ओबेस पेशेंट है, दो टाइप के पेशेंट है, दोनों में पीसीओडी है। ऐसे ही फीमेल्स में ये फाइब्राइड इज वेरी कॉमन, हर तीसरे चौथे लोगों को फाइब्राइड मिल रहा है। मुझे भी समझ में नहीं आता है कि फाइब्राइड क्यों मिल रहा है। और मैम हाँ हार्मोन भी देखिए ना, एस्ट्रोजन और इसका हार्मोन भी यस, काफी बहुत ये हाँ होता तो है। मैम वो टेस्ट कराया उसमें हार्मोन ही था, बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने ओवरी निकाल दी कि वहां से ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन ना हो, जिससे कि बिल्कुल। आपका वो फिर ना कहीं और किसी रीजन में प्रोलिफरेट ना कर जाए। दैट्स वाई इन्होंने कहने लगे मेनोपॉज पेशेंट में तो हम नहीं निकालते, क्योंकि वहां तो नेचुरल ओवरी हाँ श्रिंक कर जाती है। तो मैम ये हार्मोन वगैरह मैम ये कहीं ना न्यूक्लियर कहीं, देखिए, इसके ना मेन रीजन मुझे लगते हैं कि एक तो आपने जैसे बताया फूड को लेकर है, ऑर्गेनिक फूड का उपयोग नहीं हो रहा है। दूसरा है न्यूक्लियर फैमिलीज, और न्यूक्लियर फैमिलीज ये भी एक रीजन है जो बचपन से ही ना अकेलापन जो है, और अकेलेपन की जो समस्या है, वो शेयरिंग नहीं हो रहा है। वो तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि मन में माइंड में ही रह रहा है। तो पहले के इसमें तो ऐसा नहीं था ना, सारे जॉइंट फैमिलीज थी तो शेयरिंग होता था, केयरिंग होता था, प्रॉपर नॉलेज होता था। अभी घर की दादी नानी, अभी तो ठीक है, आप मतलब हम लोग तो लड़कियों के लड़कों के साथ बहुत ज्यादा ये होते हैं कि मतलब समझाते हैं, उनके साथ फ्रेंड बनते हैं वगैरह वगैरह। वो तो सब ठीक है, एक जगह पे वो भी हो रहा है, बट एक जगह पे उसको जो नॉलेज चाहिए होता है ना, वो उसको
मोबाइल से, इंटरनेट से मिल रहा है, वो भी गलत है, जो हार्मोन्स के ऊपर डायरेक्ट असर कर रहा है। तो ये भी थोड़ा सोचना चाहिए ना, मॉडर्नाइजेशन के माहौल में बच्चे ओवर ये हो रहा है, एंग्जियस भी हो रहे हैं, ओवर एक्सपोजर भी हो रहा है, तो वो भी कारण है कहीं, और हम लोगों को भी ओवर एक्सपोजर हो रहा है हर बात का। बोलिए अंजू, चित्तरंजन जी बोलिए मैम। यस विनीता जी बोलिए। मैम इसमें ये पूछना था, जो आपने वेरिएशन बताया है, जैसे 5 दिन का आपने आरोग्यवर्धनी का कोर्स बताया, हर महीने आपने बोला, तो वेरिएशन के लिए जैसे वातज पित्तज प्रकृति है, और आपने बताया कि इसी में ज्यादा होता भी है, तो अभिपत्ति का चूर्ण से क्या डोसेज में और कितने दिन देना होगा मैम? महीने में, एक महीने में हाँ, कितने दिन दिया जाए? एक्चुअली विपत्ति कर चूर्ण ना हफ्ते में, मतलब महीने में 7 दिन का दे सकते हैं आप। दिन में 2 बार दीजिएगा, 125 मिलीग्राम की मात्रा में। पेशेंट की प्रकृति को देखते हुए उसको सहन कितना होता है उसके साथ आप लोग कर सकते हो ऐसे। और आरोग्यवर्धनी की बात करेंगे तो वो तो लाइक ना पूरे स्रोतों के ऊपर भी काम करती है, नॉट ओनली रसव स्रोतस बट सभी स्रोतों के ऊपर काम करेगी। और हम लोगों को यहाँ पर शोफग्न, लेखन और मतलब बाद में फिर रसायन चिकित्सा भी करवानी होगी इसमें, यानी रस धातु की विकृति हुई तो इसका हम लोग रसपाचन करेंगे, ये सारा कर देंगे। बाद में रस धातु का वर्धन भी करवाना पड़ेगा, जिसमें ये सारे मानसिक भाव जो है, फिर नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है, कुछ योगा प्राणायाम, लाइफस्टाइल करेक्शन, ये सारा भी वहां पे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। मतलब करीब 2 चम्मच, कितना चम्मच कितना 2 टी? चम्मच नहीं होता सर, 125 मिलीग्राम 2 चम्मच नहीं होगा। आई वन थिंक हाफ हाँ, चम्मच, वो हाफ से भी थोड़ा कम हो जाएगा, हाफ 125। से। और मैम अनुपान क्या रहेगा इसका? गर्म पानी? गर्म पानी ही रहेगा सर, गर्म पानी ही रहेगा। इसमें आप ना ये भी करवा सकते हैं, मतलब जो धतूर होता है ना, धतूर का जो रस होता है, इसका लेप भी फाइब्रोएडिनोमा में आप लेप के रूप में लगा दीजिएगा, ये भी अच्छा है। धतूर का रस निकालकर उसका आप लेपन करवा सकती है। फिर वातग्न चिकित्सा के लिए आपको तेल का तो अलग अलग तेल उपयोग में ला सकते हैं। दशमूल का भरट चूर्ण जो है, इसका थोड़ा सा मोटा मोटा पीसा या पेस्ट के रूप में भी, इसका भी आप लेप के रूप में उपयोग कर सकते हैं। वो भी पेन भी कम करेगा, सूजन भी कम कर देगा। मैम अल्पति का चूर्ण दिन में किस टाइम दिया जाए? दिन में रात में मॉर्निंग में देना, नहीं अर्ली मॉर्निंग में मॉर्निंग देना, खाली पेट? नहीं थोड़ा खाकर देना। मतलब ओके, नाश्ते, थोड़ा सा नाश्ते। थैंक यू मैम। रचना बोलिए मैम। रचना जी मैम इसका नमस्कार। पत्र पोटली स्वेद भी हम करा सकते हाँ, हैं ना? पत्र पोटली करा सकते हैं। यस, हॉट फर्मेंटेशन इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। हॉट फर्मेंटेशन करा सकते हैं। इष्टिका मैम ईट का भी। मैम पत्र पोटली में हाँ, कौन सा पत्ते लेंगे? किसके, एरंड वगैरह किस चीज के ले सकते हैं? सर एरंड के, एरंड के। हाँ मैम बोलिए, आप बोलिए। बताइए प्लीज। नहीं आप प्लीज। एरंड के भी चल जाते हैं सर, एरंड के चल सकते हैं, निर्गुंडी के पत्ते चल सकते हैं, चल सकते हैं इसमें। सर सहजन के भी ले सकते हैं आप, है ना? और एक और कोई कुछ बताते हैं, करंज। हाँ 6 तरह के होते हैं वैसे मैम इसमें ना। हाँ क्या पूरा होता है? प्रॉपर मैम 6 तरह के पत्ते होते हैं। अभी 6 के 6 तो मुझे याद नहीं, बट मैं देख के पोस्ट कर इसका भी होता है ना, सही शिग्रू का भी होगा ना, शोभाजन हाँ सही जन बोलते हैं शिग्रू, ना। वही सहजन ना, शिग्रू को मैंने बोला। शिगरू, सहजन या ड्रमस्टिक को ही बोलते हैं ना, ड्रमस्टिक। यस सर, यस सर। यस। और आप इसको थोड़ा सा ऑयल में हल्का सा जैसे सॉटे सा कर लेते हैं ना, हाँ, एंड देन उसको फिर पोटली में रख के पोटली में एंड करके, फिर हाँ, फिर अप्लाई उसके करें। हाँ तो देन इट इज ये रियली। कितनी देर तक, मैक्सिमम कितनी देर तक अप्लाई किया जा सकता है? सर जैसे गरम रहे, जैसे 2 पोटली बनवा लीजिए ना, थोड़ा सा गरम रहे, हम्म, थोड़ा हम्म। ऑयल में जैसे डिप तो करके। मैं और मैक्सिमम कितनी देर तक कर सकते हैं? मैक्सिमम सर कितनी देर 10-15 तक? मिनट तो करना ही चाहिए ना, तभी इफेक्ट भी आएगा ना, नहीं तो ऐसे तो नहीं, 15 मिनट। वही मैं कह रहा था कि मैक्सिमम कितना दे, तो 15 मिनट्स तक ठीक है आपके? ओके। हाँ सर 15 मिनट, क्योंकि पेशेंट को जलना भी नहीं चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा हमें ना बहुत। क्योंकि निपल्स की साइड तो बहुत मुश्किल, थोड़ा सा वो हाँ होगा ना, निपल्स नहीं, निपल्स को छोड़ दीजिए और आसपास सारे। आसपास उसके एरिया के। हाँ ओके। इसमें अगर जरूरत पड़े तो हम लोग रक्त ये भी करा सकते हैं सर, सिरावेद मतलब सिंपल वेन पंक्चर भी करा सकते हैं, या फिर जलोकाचरण भी कर सकते हैं। पंचवल्कल का भी लेप लगवा दीजिएगा, पंचवल्कल कल्क का। फिर जैसे ना इसमें मैम जैसे वातज पित्तज टाइप का जो पेन होता है, इसमें परिषेक भी काफी अच्छा है। धान्याम्ल धारा आप लगवा सकते हैं,
जो धारा हम लोग शिरोधारा के रूप में यूज करते हैं, तो वो धारा दोषों के अनुरूप आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, परिषेक धारा वगैरह। सिंपली आप त्रिफला का काढ़े की भी धार करवा सकती है। वो क्या होगा ना कि दोष शमन होगा, वेदना शमन होगा, और जो वात दोष के लिए जो एक स्वेदन उपचार अच्छे माने गए पेन किलर के रूप में शमन कराने के लिए वात का, वो भी काम करेगा यहाँ पर। आप फिर एड ऑन कर सकते हैं, नेग्रोदादी है, बहुत अच्छा काम करेगा। नेग्रोदादी कषाय का भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं, सुंदर काम करता है नेग्रोदादी भी। वातशोप में जो भी सारे है, तेल का, घृत का, धन्य अम्ल का धारा करवा सकते हैं। उदुम्बर नेग्रोद काम करेगा अच्छा। आप इंटरनल मेडिसिन में सारे हमने बता दिए हैं, इसमें एक अश्वगंधा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा मेंटल भी काम करेंगे ना विनीता जी, आप इसमें मेंटल यानी जो मानसिक ये है, इसके लिए भी बीच बीच में कभी लगा तो नस्य या शिरोधारा वगैरह भी करवा सकते हैं, टू कंट्रोल द हार्मोनल लेवल और करेक्शन ऑफ द हार्मोन्स। यस मैम, वेरी ट्रू। हाँ, श्रोधारा है, या कुछ हम मानस में तो बटकम है, या ब्राह्मी वटी है, कुछ इस टाइप से कुछ भी ऐड कर लें। अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, इस टाइप से। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैम इसमें जो शिराभेद आपने बताया वो वही क्यूबर्टल बोन से करेंगे ना, सेम साइड की? सिंपल मैम, सेम साइड से आपको क्यूबाइटल फोसा से करिएगा। यस मैम। और मैम एक और क्वेश्चन है, जो पत्र पिंड स्वेद मैम ने बताया, उसमें जैसे हम लोग जब तैयार करते हैं तो उसमें जैसे ये लहसुन वगैरह भी डालते हैं ना पूरा, ये सब तो वैसे ही बनेगा ना ये जैसे बनता है? यस रेगुलर हम लोग जानू के लिए जो बनाते हैं ना, जानू स्वेदन के लिए, वो टाइप में ही बनेगा ये भी। जैसे आप लोग साग वगैरह बनाती हैं वैसे ही सॉर्टिंग वैसे होती है इसकी थोड़ी? नहीं, वो तो मुझे मैं एक्चुअली पूछ रही थी कि पर्टिकुलर दिस प्लेस के मतलब यूज करना है ना, थोड़ा सॉफ्ट होता है टिश्यू यहाँ का, उसके लिए मैं पूछ रही थी। जैसे लहसुन जैसी जो औषधियां उष्ण वो भी यूज करनी है ना? सर एक और है ना, आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा अगर सिक्रेशन है, सिक्रेशन को कम कराने के लिए, जैसे आपने सभी को बताया, माधुरी को भी बताया, आप यूज करते क्या वहां पर कैबेज के पत्तों का उपयोग करवाना है? यस मैम एक्चुअली मुझे ये याद आ रहा था, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं कितना सही और मुझे एक याद और मैं बताऊंगी कि जो खाने के पत्ते होते, क्या बोलेंगे, नागबेली के पत्ते, तंबुल पत्र, उसका भी आप इसी पान का प्रकार पत्ता। से, हाँ तंबुल पत्र का भी आप वहां पे लेप लगवा सकते हैं, पैक करके उसको बांध के रख सकते हैं। ये मैम कैबेज के पत्ते कुछ पकाने या कुछ इसमें और भी कुछ डालना है? थोड़ा सा उसको ना भाप के जैसा, यानी गरम करा कर, यानी जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं ना, काट कर बनाते हैं, तो इसको बड़े बड़े पत्तों को ही आपको क्या बोलेंगे, थोड़ा सा ना स्टीम करवाना है, और इससे थोड़ा गरम गरम पत्तों का वहां पे आप ये कर सकते हैं, लेपन करवा सकते हैं। मैम कितनी देर तक रखना होगा? आप 20 पूछ से लीजिए 25 मिनट, 20 से 25 मिनट सर। सर कैस्टर ऑयल में सेक के जैसे उसको भी बांध सकते हैं? हम्म। और किसी का कुछ केस या कुछ है तो बताइए। चित्तरंजन जी नमस्कार। और फिर दोषों के विचार से भी करिएगा मैम ना इसमें, वरुणादिगण है। यस सर बताइए। सर क्लियर आवाज नहीं आ रही जी, नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ नेटवर्क का इशू लग रहा है। यस सर बोलिए। हाँ मेरा लग रहा है यहाँ पे और तांबुल से सेक करने से अच्छा है। सर आवाज ही नहीं क्लियर कर समझ रहा है किसी को? वो शायद बोल रहे हैं तांबूल और किसी एक पे की और चीज की सेक करने से अच्छा, कुछ ऐसे बता दी कोई। यस मैम हेलो। हाँ बोलिए। मैम इसमें जैसे कभी कभी ना ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट भी होता है सिंपली, और उसमें प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीज मिलते हैं कई बार, तो यस बिल्कुल नस से करा सकते हैं? क्या करा सकते हैं? नस से मैम, नस से, क्योंकि प्रोलैक्टिन भी तो करा सकते हैं। कौन से तेल का देंगी आप नस से, क्या विचार कर रही है बताइए? यही मैं पूछना चाह रही थी कि इसमें वैसे तो शतपुष्पा तेल आई थिंक बेस्ट रहना चाहिए। यस नस से करा सकते हैं। फिर हम इसमें ना थोड़ा सा, आप ये चाहती है ना कि यहाँ पर हम लोग ब्रेस्ट सिक्रेशन कम करें, है ना? हाँ
यस मैम, एक्चुअली कई बार होता है ना, सिंपली प्रोलैक्टिन लेवल्स इंक्रीज मिलते हैं, वो जैसे फीडिंग मदर नहीं भी होती है तो भी मिलते हैं, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट होता है, सिक्रीशंस मिलते हैं। तो वचा तेल का नस्य देंगे यहाँ पर, अच्छा रहेगा। जी जी मैम, दे सकते हैं। मैम क्या वचा घृत भी आता है क्या किसी कंपनी आता का है आपको? किस सर, कंपनी हम का? कंपनी का तो नहीं पता, बट वचा ग्रुप कंपनी का नहीं पता, बट हम लोग सिद्ध करा के उसको बनवा सकते हैं। कंपनी का मैं देखती हूँ कौन से कंपनी का अवेलेबल होगा, वो देखना मैं पड़ेगा। वचा घृत काफी सर्च करा था, मुझे नहीं मिल रहा था नहीं मिला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि थोड़ी सी उष्ण रूटीनली होती यूज है। नहीं किया जाते ना सर, ये ग्रुप जो होते हैं ना, रूटीनली यूज नहीं होते ना, इसीलिए शायद सर्च में नहीं आया होगा। मैम एक्चुअली कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं ना जिनको सेकेंडरी एमेनोरिया होता है और इन्वेस्टिगेशंस में प्रोलैक्टिन ही लेवल बढ़ इंक्रीज जाता मिलते है। हैं, तो मैम उसमें भी, उसके लिए ही मैं एक्चुअली पूछना चाहती हूँ, उसमें भी यही ना एचपीओ एक्सेस जो होता है यही डिस्टर्ब होता है, पूरा हार्मोन्स ही होता है। होते हैं, तो उसमें नस पे मुझे लगता है बेस्ट रहेगा। और क्या कर सकते हैं उसमें हम? अदरक का भी दे सकते हैं वहां पर तो हम लोग ना, जी जी। अदरक का दे सकते हैं आपको। अगर सेकेंडरी मेनोरिया होगा तो वहां पे लाइक अगर इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कुछ आता है तो शिरोधारा करवाइएगा, पेशेंट को बस्ती ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, बट शिरोधारा नस्य विल वर्क बेस्ट सेकेंडरी मैम मेनोरिया। रस धातु पे जरूर काम कीजिएगा, जरूर क्योंकि काम रस करना। से ही हमारा स्तन का उपधातु है ना। मैम जहां पर भी आर्तो विकृति होती है ना, वहां पे स्तन्य विकृति मिलती है। हाँ यस तो बस मैम, कई बार जब ना आर्तव नहीं बन पाता तो भी स्तन्य वृद्धि होती है, उस वो भी हाँ मैम, सेम चलते हैं यस, साथ क्योंकि साथ। बीमार गमन हो जाता है ना कि आपका निवार जो का गमन, यस स्तन ज्यादा एग्जैक्टली। हो रहा है, आर्तव कम बन रहा है, तो जी ब्रेस्ट आपने देखेंगे ऐसे पेशेंट्स के, फिर क्या होता है ब्रेस्ट साइज भी ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, वही तो उसमें इंगॉर्जमेंट मिलता है उनमें। हाँ मैम, तो उसमें भी हमें पहले रस धातु पे काम करेंगे, यदि हम वहां से ठीक करेंगे तो फिर आपको धीरे धीरे पेशेंट, क्योंकि प्रोलैक्टिन के केसेस में भी हमने देखा यदि हम ये रस पाचक देते हैं उसको किसी भी फॉर्म में, एंड इट रियली इफेक्ट्स ना, तो आप उसको कंसीडर करिए। मैम मैं यस। अपने लिए एक बात पूछना चाह रही थी, मेरे को ना आर्थराइटिस स्टार्टिंग हो गई है, तो मेरा एक्सीडेंट हो रखा है, प्लेट्स पड़ी हुई हैं एक लेफ्ट लेग में, तो अब अच्छा। मेरे को, हाँ आजकल मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है कि मैं जब बैठी रहती हूँ एक आध घंटे ऐसे टेबल चेयर पे एंड बेड पे, तो जब उठती हूँ तो मेरा पैर प्रेशर नहीं लेता मेरा, मतलब मुझे लिंपिंग होती है थोड़ा सा, थोड़ी देर चल के फिर पैर थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, बट और जो मीडियन कॉन्डाइल है ना लेफ्ट लेग का, वहां पेन होता है। तो आई एम प्लानिंग कि मैं ना विरेचन करूं अपना, फिर मैं योग बस्ती, और फिर उसके बाद क्षीर बस्ती और मात्रा बस्ती का आई एम थिंकिंग। तो मैं इसमें कौन सा घृत लूं इसके लिए अभी, जो मैं विरेचन सोच रही हूँ, क्योंकि काल भी अभी स्नेहन के लिए हाँ स्नेहन के लिए पंचगव्य ले सकती है। मैं पंचगव्य काम अच्छा करेगा, बिकॉज गव्य गो के सारे प्रोडक्ट जो है ना वो दे आर वेरी मच गुड फॉर अस्थि धातु के लिए भी अच्छा काम करेंगे। सो अच्छा पंचगव्य, या तो पंचगव्य लीजिएगा या फिर तिक्त घृत लीजिएगा, मतलब तिक्त हाँ रस। महातिक तो मैंने है मेरे पास, और मैं कभी कभी खा भी लेती हूँ महातिक घृत मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। आप इसमें, मुझे ये भी लग रहा है ना, आप इसमें ना अस्थिगत वात या हाँ जैसे आप बता रही है तो मज्जागत वात, ये लेवल का विचार करिएगा इसमें ना, अस्थिगत या मज्जागत वात, यानी ये वात के जो नानात्मज व्याधि बताए गए हैं उस टाइप में हाँ यहाँ पे विचार करके आप जैसे तब तो बता रहे ना महातिक्त बेटर रहेगा। अगर हाँ। महातिक्त से करेंगे, अगर अस्थि मज्जा की आप बात कर रहे हैं, तिक्त हम्म क्षीर बस्ती इसमें बहुत अच्छा वर्क करता अच्छा है। काम हाँ करेगी, वही यस। मैंने सोचा है, पहले ना मैं पहले विरेचन कर लूं, फिर संसर्जन क्रम करके उसके बाद फिर योग बस्ती प्लान करूंगी, और उसके बाद फिर कुछ दिनों लगातार क्षीर बस्ती या मात्रा बस्ती वो फिर करूंगी, क्योंकि अभी से स्टार्टिंग है तो फिर दिक्कत ना हो, आगे ठीक चलते रहे। नहीं, ये अस्थिगत विकारों में तिक्त क्षीर बस्ती काफी अच्छा रिजल्ट देगी आपको। इसमें आभा गुगुल जरूर यूज करिएगा मैम, एंड आप अस्थि पोषक स्टार्ट करिएगा। अस्थि पोषक वटी मैं आपको सलाह, आपकी एज 45 अराउंड होगी ना, तो आप मैम अस्थि पोषक। 52, मैं 52 अरे पे वाह, हूँ। फिर आप काफी अच्छी मेंटेन है। थैंक यू मैम, हम योगा कराती हूँ, करती भी हूँ यस रेगुलर। यस यस हाँ यस। तो मैम अस्थि पोषक आभा गुगुल जरूर यूज करेगा, आभा गुगुल बहुत अच्छा काम करता है ऐसे कंडीशन हाँ में। मैं अस्थि पोषक तो मैं ऑफ एंड ऑन लेती रहती हूँ, जैसे 15 दिन ले लिया फिर छोड़ दिया, कुछ समय ऐसे करती हाँ रहती हूँ। अच्छा। तो हाँ,
और मैम इवन मैंने अभी अबागुगुल मैक्सिमम कितने दिन ले सकते हैं और क्या डोसेज रहेगी? सर 1 TDS लीजिएगा अभी मैम के लिए, तो ठीक है 1 TDS लेना पड़ेगा उनके लिए, अच्छा और रहेगा। मैक्सिमम कितने दिन ले सकते हैं? हाँ बोलो बोलो। विनीता मैम, आपको पेन कहाँ बोले आप? एपिक कौन से इसमें? ये जो पार्ट मिडियल कॉन्डाइल होता है ना हमारा नी का साइड, इनर साइड में कॉन्डाइल है ना नी का मैम। कि एंकल का है? हाँ नी पे, हाँ मेरी लेफ्ट नी में मुझे जैसे मैं जब आधा घंटा बैठ जाऊं तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, बट मैंने देखा मैं 1-2 घंटे यदि अपने कंसल्टेशन रूम में बैठी रहूं और फिर उठ के चलूं तो हाँ मुझे पैर मेरा प्रेशर नहीं लेता और मुझे प्रॉब्लम होती है। मेरा अराउंड 25 इयर्स बैक ना मेरा एक्सीडेंट हुआ था, सेगमेंटल फ्रैक्चर हुआ था मेरा लेफ्ट, तो ये फीमर मेरी ना 2 फ्रैक्शन में टूटी थी। हाँ। और तो उसके बाद मेरे ना 2 प्लेट्स पड़ी हुई हैं इस पैर में, मेरे लेफ्ट लेग में। अच्छा मैम सूजन भी होती है क्या? मैम, नहीं एक्सरे सर, निकाला अभी रिसेंट निकाला आपने? डिजेनरेटिव चेंजेस चालू है क्या? ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह ये देखे आप? नहीं वो तो अब देखिए मैम, ये तो सच्चाई है, अभी हम सब टेस्ट कराए ना कुछ तो निकलेगा क्योंकि अब 52 हाँ बिल्कुल। हाँ तो बिल्कुल। बार बार मैं मैम, एक्सरे आप ये लाक्षादी को बोल दीजिए। मैंने अभी रिसेंटली है ना मेरे मम्मी और बहन को दिया था, उसका एक्सीडेंट हुआ था बहन का। एंकल ही बहुत स्प्रेन और बहुत सूजन आई थी और शी कुडंट वॉक। पर मेरी बड़ी बहन MBBS डॉक्टर है तो उसने ट्रीटमेंट चलाए, उसका हो गया पेन। पर एक पॉइंट है ना, वो इतना दर्द होता वो ठीक ही नहीं हो रहा था पेन किलर। फिर मेरे को कॉल किया तो मैंने बताया कि लाक्षादी गुगुल चालू कर, तुरंत 2-2 गोली 3 टाइम लेना तू, चलेगा इतना। तो उसने लिया 2 दिन में मैम उसका महीना 2 महीने का दर्द एक मतलब 2 दिन में ठीक हो गया वो 2-3। इतना फटाक से रिजल्ट तो आया और मैम मैंने लाक्षादी गुगुल तो मैं कल से ही स्टार्ट कर दूंगी, ये तो हाँ, कोई मैडम और बड़ी ने चीज आप नहीं। एक इसमें मुझे ये भी लगता है ना, पंचतिक्त घृत गुगुल करके भी आता है जिसमें ये सारे हाँ द्रव्य है, वो सर, भी आप आता जरूर है कभी मैम, ट्राई आता है। करिएगा। हाँ। पंचतिक्त ओके। घृत और मेरे मम्मी का भी गुगुल पैर में ये हो रहा था, मतलब स्टिक से चल रही थी अभी 2 महीने से। तो वो सब ले रही थी, ग्लूकोसामाइन वो रहता है लुब्री जॉइंट ऑल, वो सब ले रही थी, बहन दे रही थी। फिर मैंने बोला कि ये मेरा तो ट्राई करो लाक्षादी गुगुल, देखो तू। और फिर उन्होंने किया तो अभी उनको बहुत पेन में रिलीफ हुआ है। और शल्लक की टैबलेट रहता है ना मैम, हिमालय का शल्ला की शल्लक। है ना, इसकी है हाँ नहीं है, वो। हिमालय हाँ की नहीं है, इसकी है, सर मैम हिमालय की है, शला की आती है, शला की। दूसरी ही कुछ शल्लक है। हाँ वो भी मैम दिया इस था लाक्षादी, तो ये अभी आपने उनका किस अच्छा पेन कौन रिलीफ सी है। कंपनी का लिया था? क्या? कौन सा? लाक्षादी गुगुल किसका लिया था? वैसे मैम तो मैं उधर तो अवेलेबल बैद्यनाथ का ही था मुंबई में, तो उन्होंने अच्छा बैद्यनाथ का ही लिया था, उसी से फर्क आया अच्छे से। मैं तो और दूध पापेश्वर का ही यूज करती हूँ और हाँ, मैं चलेगा। इसको मंगा लेती हूँ, कोई इशू नहीं है तो, है ना। हाँ क्योंकि मैंने अभी ना ऑस्टियोकॉट करके इसकी आती है, इसकी कॉर्टिकल वाले की वो टैबलेट मंगाई है। तो हाँ हाँ। मैं बस सोच रही हूँ कि एक बार विरेचन करूं उसके बाद शुरू करूं ताकि इफेक्टिव ज्यादा अच्छे बेटर होंगी। तो इसी वजह से मैं घृत कल कल या परसों से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो अभी मैंने भी अपना दीपन पाचन स्टार्ट किया है। ठीक है मैम, ये करिए, आपको होगा, आपको भी रिलीफ मिलेगा। रंजीत जी बोलिए, क्या कहना चाहती है? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड टेक इवनिंग केयर। मैम। हाँ गुड इवनिंग, मैम बोलिए। मैम मुझे पूछना था कि शतपुष्प ऑयल किस मतलब फार्मा का आता है? मेरे को मिल नहीं रहा मैम, आपने लेखन बस्ती के तो लिए मैंने बोला है। डाला था, शायद मैंने गुफा का डाला था ना, गॉफ गुफा का गॉफ मिल। का आपने बताया था, हाँ ऐसा कुछ बताया था, गुफा का, ऑनलाइन गुफा मिल का। जाएगा, ऑनलाइन गॉफ का मिल मैम जाएगा। आप ना, आप इस पे अमेजोन पे देखिए ना, मिलेगा आपको, गुफा का आता है। मैम प्लीज आप लिंक शेयर कर दोगे? ठीक है, मैं सर्च करके लिंक शेयर करती हूँ। ठीक है, ठीक ठीक है, है। और मैम बताइए। आई थिंक मैम मैम उसकी एक क्वांटिटी बड़ी कम होती है उस ऑयल की ना, जो आपने बताया है। कौन सी? जो जो कंपनी का आप बोल रहे हो ना बस्ती के लिए, तो फिर हमें ज्यादा ऑयल चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ। वो शायद छोटी पैकिंग में आता है जो आप बोल रहे हो ना। अच्छा 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 अच्छा। मुझे भी नहीं मिला था एक्चुअली, फिर मैं हम थोड़ा कोई ना। कांटेक्ट शेयर करेंगे जिसमें हम कहाँ लोग से थोड़ा मिला सा। था, आपने लिया फिर अंजू? नहीं मैम, मैं खुद एक्चुअली सर्च कर रही हूँ, वो तो ग्रुप में ही किसी ने वो डाला था ना फॉर्मूला, शतपुष्पा कल को शतपुष्पा क्वाथ बना के सीधा उसको तिल तेल में सिद्ध करके, सिंपल सा। मैम वो लेखन बस्ती वाला है हाँ वो तो शायद। मैंने इनको दिया था, रंजीत जी को दिया था। यस मैं आपको पुष्पा की अमेजोन बात। पे सर्च करके डालती हूँ। वैसे मुझे भी किसी फार्मा का नहीं मिला उसका। हाँ फॉर्मूला है बट उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है। बना तो सकते हैं वैसे, बेटर वैसे अगर खुद बना लिया जाए तो।
हम्म। अंजू मैम मैम कोई आप कांटेक्ट आपका है जिसमें हम लोग थोड़ा सा होलसेल रेट्स पे हम लोग कई सारे मिल जाएं? तो किसी का कोई कॉन्टेक्ट्स अगर आपकी कोई हो तो शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है सर, ठीक है। मैम मेरा एक पेशेंट था हम्म। मैम, अननोन रीजन फॉर इनफर्टिलिटी, उसका सिर्फ ठीक। एक, बाकी सारे उसके टेस्ट वगैरह सब कुछ ठीक है, ओवुलेशन स्टडी भी ठीक है, सिर्फ उसका आईजीजी पॉजिटिव आया हुआ था, जो मतलब क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ रूबेला साइटोमेगालोवायरस। हम्म। तो उसको ट्रीटमेंट जो मैं दे रही थी उसके साथ क्या उसके पीरियड्स वगैरह ठीक हो गए, जैसे उसको पहले काफी पेनफुल पीरियड आते थे, स्कैंटी आते थे, वो सब ठीक हो गया उसको, बट फिर भी उसको कंसीव नहीं हो रहा। तो मैं अब जो सोच रही हूँ, जैसे उसका 21, आज 23 होगी ना, 21 को उसके पीरियड्स खत्म हुए हैं, 19 को आए थे, 21 को खत्म हो गए उसके पीरियड्स। तो अच्छा। मैं उसको पुत्र जीवक और शिवलिंगी बीज शुरू करना चाह रही अच्छा। थी अभी, अच्छा। और शतावरी यशुगंधा, ये चारों चीजें। तो इसकी क्या डोज रखूं मैं पुत्र जीवक और शिवलिंगी बीज की? हाँ, दोनों मिलाकर 250 मिलीग्राम दे दीजिएगा। अच्छा ओके मैम, इसकी इतनी जैसे कम होती है क्या इसकी डोज? मैं वो कंफर्म करना चाहती थी। हाँ, थोड़ी कमी होगी, इतना मतलब हम लोग जैसे देते हैं ना, तो या इतनी क्वांटिटी में देते हैं यहाँ पर। तो ओके आप, ओके ठीक। हाँ, आप क्या सोच रही थी? मुझे लग मैं मतलब मुझे डोज का नहीं पता था इसका, तो मैं यही इसको शुरू करने का भी सोच रही हूँ, क्योंकि उसके बाकी नहीं सब नहीं, दे कुछ दीजिएगा। नॉर्मल है। हाँ, नहीं नहीं, यही डोज है। और क्या दे रही है अपना? मुझे लगता है ना इसमें आपने शोधन वगैरह करवाया? और मैम एक्चुअली ना हमारे यहाँ पे ना पंजाब में शास्त्रीय शोधन के लिए लोग घृत वगैरह नहीं लेते वैसे, बट मैंने उसका शुरू शुरू में उसको नित्य विरेचन के लिए डाला हुआ था, पहले 2 मंथ्स ना उसका नित्य विरेचन के लिए मैंने डाल रखी थी ड्रग्स। अभी मैं हाँ। उसको जैसे इनफर्टिलिटी पे काम करना चाह रही थी उसकी ना, हाँ। तो मैं फिर इसीलिए थोड़ा सोच रही थी कि कुछ ऐसा मैं ऐड करूं। हाँ। हाँ। नहीं मैम, ज्यादा नहीं देना है ना, ये थोड़ा कम ही क्वांटिटी में दिया जाता है। ओके ठीक है मैम। वन ठीक है फोर्थ स्पून हो जाएगा आपको ना दोनों का, मतलब जैसे मैं बता रही हूँ तो 250 मिलीग्राम, यानी क्या होगा वो, कितना स्पून हो जाएगा? एवरेजली आधा स्पून हो जाएगा। मैम 250 mg आधा स्पून हो जाएगा? वो नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा ना? नहीं होगा मैम, नहीं होगा। तो काफी कम होगा ना। 250 mg की जैसे एक टैबलेट होती है, जैसे रस औषधियां, वो तो चलो 125 mg की आती है, हम्म। कई जैसे टैबलेट्स होती है जैसे चंद्रप्रभा वटी वो 250 mg हम्म। की आती है। हाँ, तो मतलब एक आधा, नहीं, आधा चम्मच से भी कम मात्रा में उसका डोज रहेगा, लाइक। ठीक ठीक है मैम, ठीक है, उसकी मैं देखती हूँ, फिर उसको ये देख। शुरू हाँ, करती हूँ अभी। और थोड़ा उसके मुझे लगता है ना, एक बार मतलब पूरा आप जैसे बता रही विरेचन शोधन और फिर रसायन करवा के एक फलगुट भी चालू करिए मैम, इसमें जी फलगुट। मैं वो दिया हुआ मैंने, फलग्रुत तो दिया हुआ मैंने और उसको कभी ना। जब अगर जमा तो ना नस से भी करवा दीजिएगा ना, इसका वट के पुष्पवन विधि में जो बताते हैं हम लोग, वट के अंगूर का, वो भी करवा कर देखिएगा, देखते हैं लाइक अननोन रीजन वाला है तो नस से उसके वटांकुर का ओके मैम, ठीक है देखते मैम। हैं फिर। हम्म। मैम मुझे हाँ। मैम मुझे पूछना था कि अब हम लेखन बस्ती कब स्टार्ट करेंगे मैम? आज उनको मतलब 4th डे हो गया संसर्जन क्रम का, तो 4th डे हो गया, 7वें दिन करेंगे, 7वें दिन, कम से कम 5 दिन का तो संसर्जन हो जाए ना, 7वें दिन करेंगे। ओके मैम। तो मैम मुझे शतपुष्प ऑयल अगर नहीं मिला तो उसकी जगह पे हम कौन सा ऑयल यूज कर ठीक है, सकते मैं हैं? अभी मैंने सर्च किया, मुझे दिखे 1-2 कंपनी के अमेजोन पर, मैं वही देख रही थी, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ठीक है, ओके मैम, मैं थैंक यू करती हूँ मैम। शेयर, तुरंत करती हूँ। सो चलिए, आज के लिए मुझे लगता है हमने डिस्कशन कर लिया है, और कल के लिए आप सजेस्ट करते रहिएगा टॉपिक, हम डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू ऑल, कल मिलते हैं। नमस्कार। थैंक ओके यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।